प्रदेश के सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने एक जनसभा में उठक बैठक कर लोगों से माफी मांगी। बीजेपी ने इस बार भी उन्हें इसी सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए वो पार्टी की तरफ से आयोजित एक सम्मेलन में पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे नाराजगी जताई, जिन्हें मनाने के लिए विधायक भूपेश चौबे ने अपने कान पकड़कर सबके सामने उठक बैठक की। हालांकि मंच पर बैठे दूसरे नेताओं ने उन्हें कई बार रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुके। इसके बाद भूपेश चौबे ने हाथ जोड़कर भी सबसे माफी मांगी। इस दौरान उनके समर्थन में वहां खूब नारे भी लगाए गए। बीजेपी के इस सम्मेलन में झारखंड से विधायक भानु प्रकाश शाही भी शामिल हुए, जिन्होंने भूपेश चौबे के माफी मांगने की वजह बताई। 5 साल के दरमियान भूल चूक हुई है, तो हम उसकी जिम्मेवारी लेते हुए हम अपने जनता और कार्यकर्ताओं से उसके लिए माफी मांगते हैं। इसके बाद मंच पर बैठे विधायक भूपेश चौबे का माला पहनाकर सम्मान किया गया। सौभाग्य की बात है कि इस विधानसभा सीट पर 7 मार्च को मतदान होगा, जिसके लिए बीजेपी ने भूपेश चौबे को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अविनाश कुशवाहा को हराकर ये सीट जीती थी। लेकिन इस बार जब पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ी तो उन्होंने तुरंत माफी मांगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे को लाहौर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहां की पुलिस ने यह कार्रवाई इमरान खान के बेटे मूसा मनेका की कार से शराब मिलने के बाद की। उनके बेटे यानी उनकी पत्नी के बेटे, और पुलिस ने न केवल मूसा को बल्कि गाड़ी में बैठे उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि कार में शराब लेकर वो लोग कहीं जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम के पास रोक लिया, और जब मूसा मनेका के पास से पुलिस को शराब मिली तो उसने वहां मौजूद अफसरों को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। इसके बावजूद इमरान खान के बेटे और उनके दोस्तों को वहां से सीधा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। लेकिन इसके बाद पंजाब प्रांत के पुलिस चीफ को अधिकारियों के फोन आने शुरू हो गए, जिसके कुछ ही देर बाद इमरान खान के बेटे और उसके दोस्तों को रिहा कर दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि पाकिस्तान में शराब पीना और रखना गैर कानूनी है। मूसा मनेका इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी का बेटा है, बेटे जिसे पाकिस्तान पुलिस ने शराब के साथ पकड़ा, लेकिन कुछ अधिकारियों की पैरवी के बाद उसे छोड़ दिया। कर्नाटक के शिवमोगा में हुए हर्षा हत्याकांड की आग कई राज्यों में फैल गई। हर्षा की हत्या 20 फरवरी की रात हुई थी, जिसके बाद शिवमोगा और कर्नाटक के दूसरे जिलों में हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए थे, और 3 दिन में प्रदर्शन की आग कई राज्यों तक पहुंच गई। हर्षा को न्याय दिलाने के लिए शिवमोगा से जो आवाज उठी थी वो यूपी के सहारनपुर में भी गूंजी। हर्षा के सम्मान में बागपत में भी पुतला जला। वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतले को पैरों से मारकर अपना गुस्सा उतारा। हर्षा की हत्या के विरोध में दिन में यूपी की कई जगहों पर पुतले फूंके गए, तो हैदराबाद में रात में कैंडल मार्च निकाला गया और मांग की गई कि हर्षा के हत्यारों को कड़ी सजा दी जाए। हर्षा हत्याकांड में 3 दिन में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच कर्नाटक में हर्षा की हत्या के विरोध में प्रदर्शन और तेज हो गया, और कलबुर्गी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। कर्नाटक सरकार इस मामले में अलर्ट है। वो केवल शिवमोगा ही नहीं, दूसरे जिलों पर भी ध्यान दे रही है। उडुपी में तो पुलिस और सुरक्षा बल ने मार्च भी निकाला। इस बीच शिवमोगा में पुलिस हर्षा हत्याकांड के आरोपियों को लेकर जिला अदालत पहुंची। पुलिस ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि वो उनकी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस उन्हें इसीलिए कोर्ट ले गई। 8 ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದವರನ್ನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो इस मामले को एनआईए को भी सौंप सकती है। एनआईए को देने की कोई बात नहीं है, जरूर जरूरत पड़ेगा तो सब करेंगे। 20 फरवरी की रात जब हर्षा की हत्या हुई थी तो शिवमोगा जल उठा था। सड़कों पर जलती मोटरसाइकिलें और तोड़फोड़ की जो तस्वीरें आई थीं, उन्हें देखकर वहां पहले तनाव का अंदाजा लग रहा था। जिसके बाद पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स मैदान में उतर आए और रात दिन एक कर वहां हालात काबू में किए गए। फिलहाल शिवमोगा में धारा 144 लागू है। सौभाग्य की बात है कि इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद मामला एनआईए को सौंपा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो पहले ये देखेंगे कि पुलिस की जांच में क्या नतीजा आते हैं। हर्षा की हत्या के अगले ही दिन बीजेपी और वीएचपी ने मांग की थी कि जांच एनआईए को सौंप दी जाए। अमित शाह के बीएसपी पर दिए बयान से मायावती खुश हो गई और उन्होंने उनकी तारीफ की। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा था कि यूपी के चुनाव में बीएसपी को अच्छे वोट मिलेंगे।
और उसे दूसरी पार्टियों से कम आंकना गलत होगा। अमित शाह की इस बात से मायावती खुश दिखी। लखनऊ में वोट डालकर निकली मायावती ने मीडिया से इस बारे में बात की। अमित शाह का बयान उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने खुलकर उनकी तारीफ कर डाली। ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने माना था कि यूपी चुनाव में बीएसपी की ताकत दिखाई देगी और उसे मुस्लिम समुदाय का भी वोट मिलेगा। बीएसपी की रिलेवेंसी खत्म हुई है, वो बात ठीक है। वोट आएंगे, मैं मानता हूँ वोट मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जुड़ गए। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा में वोट देंगे। काफी सीट। हालांकि बीजेपी और बीएसपी के गठबंधन की चर्चा को उन्होंने गलत बताया था और दावा किया था कि यूपी में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। लेकिन यूपी में चौथे चरण के मतदान से पहले अमित शाह के बीएसपी पर आए बयान से मायावती गदगद हो गई और उन्होंने ये दावा कर दिया कि इस बार मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने वाला। मुस्लिम समाज के लोग हैं तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज्यादा दुखी रहे हैं। तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा। लेकिन जेडीयू ने मायावती के इस बयान को उनका हार का डर बता दिया। मायावती जी अपने खोते हुए जन आधार को लेकर के चिंतित हैं, लिहाजा उन्होंने मुस्लिम्स को लेकर के इस तरह का वक्तव्य दिया है। जेडीयू बिहार में भले ही बीजेपी के साथ सरकार चला रही है, लेकिन यूपी की 51 सीटों पर वो उसके खिलाफ मैदान में है। यूपी में बीएसपी के प्रदर्शन पर भी दोनों पार्टियों की राय अलग अलग दिखी। सौभाग्य की बात यह कि मायावती ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को कम टिकट दिए, इसलिए वो उससे नाराज है। यही नहीं, अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वो ये दावा करना नहीं भूली कि उन्हें हर समुदाय का वोट मिल रहा है। बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। इससे पहले एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह दलील दी गई कि कोरोना संकट की वजह से बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हुई है। ऐसे में सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के जरिए ही नंबर दे दिए जाएं। मगर कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी और कहा कि ऐसी याचिकाएं दाखिल नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन संकट के बावजूद सुबह शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला, लेकिन आखिरी घंटे में कमजोरी से ये लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 69 अंक लुढ़क कर 57,232 पर खिसक गया। साथ ही निफ्टी 29 अंक नीचे 17,063 पर बंद हुआ। शायर मुनव्वर राना ने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, इसकी वजह से वो लखनऊ में वोट नहीं दे सके। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने मुंबई के पास ठाणे पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करवाया। उन पर गलत तरीके से बियर बार का लाइसेंस लेने का आरोप है। यूपी में विधानसभा चुनाव के बीच गाजीपुर प्रशासन ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की एक और अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया। कुछ दिन पहले जिले के महुआ बाग में मुख्तार अंसारी के एक होटल को ध्वस्त किया गया था और वहीं पर प्रशासन ने उनकी पत्नी के नाम पर खरीदे गए एक अवैध प्लॉट पर कार्रवाई की, जिसके लिए प्रशासन की एक टीम कुछ पुलिस वालों के साथ सुबह के वक्त महुआ बाग इलाके में पहुंची और डीएम के आदेश पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया। इससे पहले प्रशासन ने उस इलाके में बाकायदा मुनादी भी करवाई। सुनो, आपराधिक माफिया मुख्तार अंसारी को सुभान मुल्ला अंसारी के नाम से चल संपत्ति को कुर्क किया जाता है। कोई बवाल न हो इसके लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस वालों को पहले ही तैनात कर दिया गया था, जिन्होंने आते ही वहां से लोगों को हटा दिया। इसके बाद ढोल बजवाकर उस जमीन को जब्त करते हुए वहां एक पोस्टर लगाया गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 381 वर्ग मीटर है और इसकी बाजारू मूल्य लगभग 2 करोड़ 15 लाख रुपए है। पुलिस ने बताया कि मुख्तार अंसारी पर यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। सौभाग्य की बात यह कि मुख्तार अंसारी इस वक्त यूपी की बांदा जेल में बंद है और उनके बेटे अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की टिकट पर मैदान में। इसीलिए कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने ज्यादा चौकसी बरती ताकि वहां कोई हंगामा ना हो। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए नीतीश सरकार ने ड्रोन के बाद हेलीकॉप्टर से भी निगरानी शुरू कर दी। ये कदम राज्य में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत होने के बाद उठाया गया, ताकि हेलीकॉप्टर के जरिए दूर दराज के और सुनसान इलाकों में भी शराब के अवैध कारोबार पर नकेल कसी जा सके। इस अभियान से जुड़ी कुछ ऐसी ही तस्वीरें पटना से भी सामने आई, जहां हेलीकॉप्टर से ये देखा गया कि कहीं नदी किनारे, खेतों के बीचों बीच या किसी ऐसे इलाके में जहां लोगों का आना जाना कम है, वहां शराब तो नहीं बेची जा रही, लेकिन आरजेडी ने इस पर तंज कस दिया और इसके बहाने बिहार सरकार को घेरने की कोशिश की। कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि सेना को उतारा गया शराब खोजने के लिए, तो जिसको पकड़ना है पकड़ नहीं रहे हैं। विपक्ष ने हमला बोला तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका जवाब दिया। हम लोग इस काम को करते, लेकिन चंद लोग तो गड़बड़ होते नहीं जी।
हेलीकॉप्टर के साथ शराब के अवैध कारोबार का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी जारी है। सौभाग्य की बात यह कि नीतीश सरकार ने करीब 7 साल पहले बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू की। तब इस कानून को लागू करने में विपक्ष ने भी उनका साथ दिया, लेकिन उसके बाद भी जहरीली शराब से लोगों के मरने का सिलसिला जारी रहा, जिस पर नीतीश कुमार ने नकेल कसने के लिए कई कदम उठाए। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2 टूक बोल दिया कि अगर स्कूलों ने यूनिफॉर्म का नियम बनाया है तो छात्रों को उसे मानना होगा। अदालत में इस मामले पर 9वें दिन सुनवाई हुई, जो दोपहर में भी जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की बड़ी बेंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और कहा कि अगर स्कूल या कॉलेज छात्रों को यूनिफॉर्म पहनकर आने को कहते हैं तो उन्हें आना पड़ेगा। 9वें दिन की सुनवाई के दौरान अदालत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की छात्र इकाई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का जिक्र हुआ। उडुपी के एक कॉलेज के वकील ने कोर्ट में बताया कि वहां हुई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 छात्राएं शामिल हुई थी, जिसके बाद यह सारा विवाद शुरू हुआ, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्कूलों में यूनिफॉर्म का नियम बनने के 4 दिन बाद हुई। इससे पहले छात्राएं कक्षा में पढ़ाई के समय हिजाब हटा देती थी। कॉलेज की ओर से यह भी बताया गया कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया स्कूल और कॉलेजों के इस नियम का विरोध कर रहा है, जिसमें कक्षा में हिजाब पहनकर एंट्री पर पाबंदी लगी। ये बात सुनकर अदालत ने पूछा कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है क्या, तो वकील ने बताया कि ये एक संगठन है जो राज्य में प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस संगठन को स्कूलों से मान्यता नहीं मिली। सौभाग्य की बात यह कि कर्नाटक हाईकोर्ट हफ्ते के अंत तक इस मामले पर सुनवाई पूरी करना चाहती है और कोर्ट में 10वें दिन मामले पर बहस होगी। हालांकि 9वें दिन अदालत ने साफ साफ बोल दिया छात्रों को वो नियम मानने होंगे जो स्कूलों ने बनाए। यूपी के रायबरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगे का जिक्र करते हुए बिना नाम लिए अखिलेश को दंगेश बोल दिया। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी नया नाम दिया। तुम्हारा नाम समाजवादी गलत है, तुम्हारा नाम तो दंगावादी होना चाहिए था। और ये जो लोग हैं दंगा कराने वाले, इनका नाम क्या पड़ेगा? दंगेश। ओडिशा पुलिस ने 67 साल के एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया जिसने पैसों के लालच में 27 शादियां की। वैसे पुलिस को शक है कि 67 साल का यह बुजुर्ग 60 से अधिक महिलाओं को धोखा दे चुका है। पुलिस की जांच में इस ठग के बारे में एक से बढ़कर एक चौंकाने वाली बातें पता चली, जिन्हें सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह कि 67 साल के इस शख्स पर पैसों के लिए 1-2 नहीं बल्कि 27 शादियां करने का आरोप है। भुवनेश्वर के डीसीपी ने इस ठग की गिरफ्तारी की जानकारी ट्वीट करके दी, जिनमें उसकी फोटो और अखबारों की वो कटिंग दिखी जिनमें इस ठग के कई कारनामों का कच्चा चिट्ठा छपा था। पुलिस का कहना है कि बिभू प्रकाश नाम का यह आदमी अगले हफ्ते 2 और शादियां करने वाला था। मतलब ये कि उसकी शादियों का नंबर 27 से बढ़कर 29 होने ही वाला था कि पुलिस ने इस लुटेरे दूल्हे को धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि शादी करने के लिए बिभू कभी डॉक्टर कभी सरकारी अफसर बन जाता था। मेडिकल लैब में असिस्टेंट रह चुके आम से दिखने वाले इस शख्स ने जिन महिलाओं को चूना लगाया उनमें केरल लोक सेवा आयोग और आईटीबीपी की अफसर समेत सुप्रीम कोर्ट की वकील और दिल्ली की टीचर शामिल हैं। इसके अलावा भी उसने सरकारी नौकरी करने वाली कई महिलाओं को फंसाया और शादी के कुछ दिन बाद पैसे और गहने लेकर भाग गया। एक और दिलचस्प बात जो इसके बारे में पता चली वो ये कि बिभू अपने फोन में शिकार बनाई जाने वाली महिलाओं के नंबर पत्नी 1, पत्नी 2, टीचर पत्नी और होने वाली पत्नी जैसे नामों से सेव करता था। बिभू प्रकाश की पहली शादी 1978 में हुई थी। जांच में पता चला कि पहली पत्नी से अनबन होने के बाद वो भुवनेश्वर में अकेले रहने लगा, जिसके बाद उसने एक के बाद एक कई शादियां की। सौभाग्य की बात यह कि ओडिशा पुलिस ने जानकारी दी कि 67 साल का यह शख्स मैट्रिमोनियल साइट के जरिए 40 से 45 साल की महिलाओं को ढूंढता और फिर उन्हें लूटकर भाग जाता था। यही नहीं, जांच में पता चला कि वो इन महिलाओं को अपनी उम्र 67 नहीं बल्कि 56 साल बताता था। इस ठग को पुलिस ने दिल्ली की टीचर की शिकायत के बाद पकड़ा। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए पेंशन से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया। सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर लागू कर दी। इससे पहले 1 जनवरी 2004 से पहले वाले कर्मचारियों को ही ये पेंशन सुविधा मिलती थी, जबकि इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल भत्ते की सुविधाएं बंद कर दी गई थी। तो पुरानी पेंशन जो है इसीलिए वो किया गया कि जिससे कि वो वापस सीकर हो जाए। जयपुर में संजय दत्त और रवीना टंडन की फिल्म घुड़चढ़ी की शूटिंग शुरू हो गई। मोहम्मद कैफ की जगह अजीत आगरकर को दिल्ली कैपिटल्स टीम का सहायक कोच बनाया गया।
बड़ी खबर राजस्थान से, जहां गहलोत सरकार ने विधानसभा में बजट पेश करने के बाद राज्य के सभी विधायकों को आईफोन 13 बांटे। सत्ताधारी कांग्रेस के अलावा सरकार में शामिल निर्दलीय विधायकों और सहयोगी दलों समेत बीजेपी और दूसरी पार्टियों के विधायकों को भी यह महंगा तोहफा दिया गया। यानी गहलोत सरकार ने विधायकों को खुश करने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। भवानी, 2 करोड़ रुपए के फोन बांट दिए। जी किशोर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जैसे ही बजट भाषण खत्म किया, सरकार ने सभी विधायकों को आईफोन 13 गिफ्ट किए। ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले पिछले साल भी सभी विधायकों को टैबलेट गिफ्ट किए गए थे। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर सफाई भी दी कि ये परंपरा उन्होंने शुरू नहीं की, इससे पहले पिछली बीजेपी सरकार ने शुरू की। और हर साल की तरह इस बार भी गहलोत सरकार ने विधायकों को तोहफे दिए, लेकिन इस बार विधायकों को महंगे आईफोन 13 की सौगात दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश किया, जिसके बाद हर साल की तरह विधायकों को गिफ्ट देने की परंपरा भी निभाई गई। और इस बार गहलोत सरकार ने राज्य के सभी 200 विधायकों को आईफोन 13 का तोहफा दे दिया। विधायकों पर तोहफे की इस बौछार के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। एक आईफोन 13 की कीमत करीब 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक है। कांग्रेस ने इस महंगे गिफ्ट को सही ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो हर सरकार देती है, वसुंधरा जी भी देती थी, आईपैड देते थे, क्योंकि विधायक कोई भी हो वो जनप्रतिनिधि है, जनता के लिए काम करता है। विधायकों को आईफोन 13 के अलावा सरकार की तरफ से एक बैग और बजट की कॉपी भी दी गई। लेकिन अशोक गहलोत के इस फैसले को सरकार बचाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। सौभाग्य की बात है कि राजस्थान सरकार कांग्रेस विधायकों के साथ निर्दलीय और सहयोगी दलों की बैसाखी पर टिकी है। और जिस तरह से 1.5 साल पहले सचिन पायलट की चुनौती का सामना अशोक गहलोत को करना पड़ा, उसके बाद सरकार ने पिछली बार विधायकों को टैबलेट बांटे और इस बार माना जा रहा है कि आईफोन 13 देकर उनको खुश करने की कोशिश की गई। मेक्सिको के बागा कैलिफोर्निया सूर में वहां की नौसेना ने समुद्र के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर से ड्रग्स तस्करों की धरपकड़ की। आरोपियों को पकड़ने का यह अभियान 14 और 15 फरवरी यानी 2 दिन तक चलेगा। जिसके तहत मेक्सिको की नौसेना ने ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर को अपना हथियार बनाया। प्रशांत महासागर में चलाए गए इस अभियान को बाकायदा रिकॉर्ड भी किया गया। इसके वीडियो में समुद्र के गहरे पानी में एक हेलीकॉप्टर तेज रफ्तार नाव का पीछा करता दिखा। आरोपी समझ गए कि मुसीबत उनके सिर पर मंडरा रही है और इसी वजह से वो समुद्र में काफी दूर तक तेज रफ्तार में भागते रहे। लेकिन मेक्सिको की नौसेना ने भी उन्हें पकड़ने की ठान रखी थी। नौसेना के लोग उसका पीछा करते रहे और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब वो हेलीकॉप्टर समंदर में भाग रही नाव के बेहद करीब पहुंच गया। जान हलक में अटकती देख आरोपियों ने नाव से ड्रग्स के पैकेट गिराने शुरू कर दिए। इस बीच उन्हें धर दबोच लिया गया। बताया गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां की सेना को उस नाव से 3000 किलो कोकेन बरामद हुई और 3 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि इस ऑपरेशन में जब्त की गई नाव से मेक्सिको की नौसेना को कोकेन के अलावा 127 ड्रम भी मिले, जिनमें 107 में 5000 लीटर से ज्यादा फ्यूल बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में पुलिस ने एक आलीशान बंगले पर छापा मारा और वहां से 35 लाख रुपए से ज्यादा की जहरीली शराब बरामद की। ये कार्रवाई मामले के मुख्य आरोपी रंगेश यादव की निशानदेही पर की गई, जो समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत यादव का रिश्तेदार बताया जा रहा है। और जिस आलीशान बंगले में ये छापेमारी की गई, वहां से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां शराब की बोतलों को बंगले के हर कोने में छिपा कर रखा गया था, जिसके लिए पुलिस को खुदाई करने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। और जब उससे बंगले के अलग अलग हिस्से की खुदाई की गई तो कहीं से शराब की बोतलें तो कहीं से उसे बनाने का सामान बरामद हुआ। तलाशी के दौरान बंगले की बाउंड्री वॉल को भी तोड़ना पड़ा। यही नहीं, पुलिस की टीम को वहां से भारी मात्रा में नकली दवाएं भी मिली। इस मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। जो फरार हैं इनकी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। खबर है कि मुख्य आरोपी रंगेश यादव ने पूछताछ में यह माना था कि वो पिछले 3 महीने से इसी बंगले से शराब की सप्लाई कर रहा था। सौभाग्य की बात है कि आजमगढ़ के माहौल गांव में 2 दिन पहले जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 40 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद पुलिस की 4 टीमें मामले की जांच में जुटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में बोलते हुए ग्रीन एनर्जी को दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत बताया।
Climate change is the biggest threat today to mankind's future well-being. It is an even graver threat to plant and animal species, which are indeed our planetary relatives. गिला करें तेज पानियों का तो किस ज़बां से, गिला करें तेज पानियों का तो किस ज़बां से, जहां भी चाहा मिले हमें तो वही किनारे। सौबात की बात कही मेहर ने, कहा था उसको कि गहरे पानी में मत उतरना, दिखाई देते नहीं उसे अब कहीं किनारे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की बात।